हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट मुकेश शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो कोई भी एग्जाम हो, एआईबी का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, लॉ का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो लॉ से रिलेटेड, उसमें ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि क्लाइंट का जो केस है ये कौन से कोर्ट में जाएगा, यानी कि ये जो केस है वो किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। फ्रेंड्स, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई द सूट एंड डिसाइड द डिस्प्यूट बाय पासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, ये जो पावर है कोर्ट का, ये पावर पार्लियामेंट द्वारा दिया जाता है और इस पावर के अकॉर्डिंगली कोर्ट अपना फंक्शनिंग कर सकता है। सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर और तीसरा है प्लेस ऑफ सोइंग यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब होता है कि रुपए तक का क्लेम कोर्ट में चलाया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, महाराष्ट्र में अगर 5 लाख रुपए तक का क्लेम अमाउंट है तो ये सूट हम सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास फाइल कर सकते हैं, और 5 लाख के ऊपर का क्लेम है तो ये हम सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास फाइल करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो स्टेट वाइज अलग अलग है। कुछ स्टेट्स में 3 लाख रुपए तक का सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास है, कुछ स्टेट में ये अमाउंट अलग है। सेकेंड है सब्जेक्ट मैटर। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में बोला गया है कि सिविल कोर्ट हैव अ ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। यानी कि सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है कि वो हर एक सूट को चला सकता है जो कि सिविल नेचर का है, जब तक कि इसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड न किया गया हो। यानी कि पार्लियामेंट ने सिविल कोर्ट को पावर दिया है कि सिविल कोर्ट कोई भी केस चला सकता है जो कि सिविल नेचर का हो। वहीं पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि पार्लियामेंट सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो पावर है, वो ले सकता है, और पार्लियामेंट ने ऐसा किया है। पार्लियामेंट ने ऐसे कई लॉ बनाए हैं और वो लॉ बनाने के साथ साथ उन्होंने एक स्पेशल अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया है। और जो सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था वो ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। फॉर एन एग्जांपल, पार्लियामेंट ने सरफेसाई एक्ट पास किया है और सरफेसाई एक्ट में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और इस सरफेसाई एक्ट के सेक्शन 34 में बोला गया है कि सिविल कोर्ट इज हैविंग नो ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सिविल कोर्ट को बार कर दिया गया है। सिविल कोर्ट कोई भी डीआरटी से रिलेटेड मैटर, जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड मैटर्स है, उनको नहीं चला सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, अगर कोई डिस्प्यूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो ऐसा सूट भी सिविल कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता है। या फ्रेंड्स, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर है तो उसके लिए अलग से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया है। जहां पे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है तो वहां पे हम लोग सिविल कोर्ट में सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड मैटर है तो ये मैटर भी सिविल कोर्ट में नहीं जाता। इसके लिए जो सेपरेट एमएसीटी ट्रिब्यूनल है, ये सारे केसेस एमएसीटी ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ये ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया है, और वहीं वो केसेस जो सिविल कोर्ट में चलते थे उनका पावर इनको दे दिया गया है, और सिविल कोर्ट अब वो केसेस नहीं चला सकता है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे है प्लेस ऑफ सोइंग यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ये सेक्शन 15 to 21A में दिया गया है। 15 में बोला गया है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। यानी कि हर एक सूट जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट है, जो सबसे लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसमें ही फाइल किया जाना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम सूट डायरेक्टली ऊपर के कोर्ट में, हायर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सूट सिविल से रिलेटेड है यानी कि सिविल सूट है, तो सिविल सूट हमें जो लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट है, यानी कि सबसे जो छोटा निचला कोर्ट है जो कि उस सूट को चला सकता है, उस कोर्ट में हमें ये सूट फाइल करना है। अगर हमारा क्लेम 1 लाख रुपए तक का है तो इसके लिए सबसे लोवेस्ट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, तो हम हमारा जो सूट है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 16, 17, 18 ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सेक्शन 16 में बोला गया है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर और रिडम्पशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर रॉन्ग कमिटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड। यानी कि सेक्शन 16 में बोला गया है कि जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है
वो प्रॉपर्टी का जो ज्यूरिस्डिक्शन आता है, जो जिस कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, वहां पे हमें सिविल सूट फाइल करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रॉपर्टी दो या दो से अधिक कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आती है। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 17 में बोला गया है, इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स देन सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन आइदर ऑफ दैट कोर्ट। यानी कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि ज्यादा प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है, कम प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है। अगर प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा एक कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आ रहा है तो उस कोर्ट में हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई केसेस में ऐसा होता है कि अनसर्टेनिटी होती है कि ये प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है वो कौन से कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में है। फॉर एन एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ओपन लैंड होता है, इसमें कोई भी मार्किंग या कोई भी इसमें बाउंड्री नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये जो ओपन लैंड है वो कौन से कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में आ रहा है। सो वेयर देयर इज अ अनसर्टेनिटी, यानी कि जहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी कौन से कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आ रही है, तो ऐसे केस में हम कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और हमें कोर्ट को बताना होगा कि देयर इज अ अनसर्टेनिटी कि ये कौन से कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ये अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद में कोर्ट हमारा जो सूट है उसको चला सकता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सेक्शन 19 डील करता है केस ऑफ सुइंग इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और रॉन्ग कमिटेड टू एनी पर्सन। यानी कि जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ रॉन्ग होता है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग होता है तो ऐसे केस में सिविल सूट कहां फाइल किया जाए। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर सेक्शन 19 में बताया गया है, वेयर कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। यानी कि जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी या उस पर्सन के साथ में रॉन्ग कमिट हुआ तो वो जिस कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है उस कोर्ट में ये सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। या फिर सेकेंड, जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। यानी कि जहां पे सामने वाली पार्टी रहती है, अपना बिजनेस करती है, ऐसी जगह पे भी सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 16 to 19 में इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया गया है। बट अगर कोई केस रह जाता है जो सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 में नहीं कवर किया गया है तो ऐसा जो सूट है ये सेक्शन 20 के अंडर फाइल होगा। इसमें भी सेम है जैसा सेक्शन 19 में था, वेयर कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। यानी कि जहां पे कोई रॉन्ग कमिट हुआ था तो वो जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है कोर्ट का, वहां पे सूट फाइल किया जा सकता है। या फिर वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, वहां पे भी ये सिविल सूट फाइल किया जाए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वो केस को चलाता है, सूट चलाता है और चलाने के बाद में एप्रोप्रिएट जजमेंट और डिक्री पास कर देता है। जजमेंट और डिक्री होने के बाद में जब अपीलेट कोर्ट में जाया जाता है तो उस कोर्ट में जाके सामने वाली जो पार्टी है वो उसमें ऑब्जेक्शन निकालती है कि जो लोअर कोर्ट था जहां पे सूट चलाया गया था उस कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं था सूट चलाने का, वो कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था, वो कोर्ट के पास पिक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था। तो यहाँ सेक्शन 21 में ये बोला गया है, नो ऑब्जेक्शन शैल बी रेज्ड एट द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एट द लोअर कोर्ट। यानी कि जिस कोर्ट में सूट चलाया गया था उस कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया था कि नहीं किया गया था। अगर ये ऑब्जेक्शन लोअर कोर्ट में रेज किया गया था, उसके बाद में भी लोअर कोर्ट ने उसमें प्रोसीडिंग चलाई है और जजमेंट पास किया है, तो ये सेम ऑब्जेक्शन अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में भी उठाया जा सकता है। बट अगर पार्टी ने ये ऑब्जेक्शन लोअर कोर्ट में नहीं रेज किया था तो वो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्शन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में नहीं रेज कर सकता है अनलेस देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता था कि एक बार डिक्री पास हो गई तो उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए दूसरा सूट फाइल किया जाता था। सो 1976 में सीपीसी में अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 21A लाया गया और इसमें यह बोला गया है कि एक बार अगर डिक्री पास कर दी गई है तो उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए दूसरा सूट नहीं फाइल किया जा सकता है। ये था ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि AIB के एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बार बार पूछे हैं, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।